आज का दंगल बिहार की चुनावी राजनीति को लेकर है। पीएम मोदी इस साल 5वीं बार बिहार पहुंचे तो बिहार को करीब 7,200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिली। हर दौरे पर पीएम तमाम विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। हर दौरे में एनडीए की चुनावी रणनीति के संकेत भी दे रहे हैं। और आज की रैली में पीएम मोदी ने रोजगार, पिछड़ा वर्ग और विकास के मुद्दे पर तो बोला है ही, लेकिन जंगल राज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार की ध्वस्त दिख रही कानून व्यवस्था के सामने अब पीएम जंगल राज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका कंपैरिजन होगा। उसके साथ ही पटना के अस्पताल में घुसकर हत्या करने वाले जिन 5 शूटर्स का चेहरा पूरी दुनिया देख रही है, 2 दिन बाद भी बिहार पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही। उधर कानून व्यवस्था से अलग विकास के मुद्दे पर भी आरजेडी हमलावर है। आरजेडी ने 11 साल पहले मोतिहारी में चीनी मिल खुलने के अधूरे वादे का भी याद दिला रही है, जिसका वादा बीजेपी ने किया था। तो इन तमाम सियासी दावों और वार पलटवार के बीच रोजगार इस चुनाव में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरता दिख रहा है, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने दावा किया है कि पिछले 5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं और आने वाले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का टारगेट फिक्स किया गया है। तो क्या नीतीश कुमार के रोजगार और नौकरी को लेकर दिए जा रहे वादों पर बिहार के वोटर भरोसा कर रहे हैं, या 10 लाख नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव के दावों पर भरोसा करें? बिहार में रोजगार, पलायन, विकास, भ्रष्टाचार, जंगल राज या परिवारवाद, कौन सा मुद्दा किस दल के लिए मुफीद साबित होगा? इन तमाम मुद्दों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी साल के 7 महीनों में 5वीं बार और 1.5 महीने में तीसरी बार और 1 महीने में दूसरी बार पीएम मोदी बिहार पहुंचे तो एक तरफ हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात थी, तो दूसरी ओर लालटेन पंजे पर सियासी आघात। बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार में पीएम मोदी के ये वो नारे थे जो उनके भाषण में बीजेपी की चुनावी रणनीति और विपक्ष पर हमले की नीति के संकेत दे रहे थे। विकास योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास से लेकर सियासत की बात तक पीएम मोदी के भाषणों के अंदर कुल 3 बड़ी बातें थीं, जिसमें एक तरफ पीएम मोदी लालटेन युग बनाम नई रोशनी का जिक्र कर रहे थे, दूसरी तरफ रोजगार की बात कर रहे थे और तीसरी तरफ हर क्षेत्र में पिछड़े यानी ओबीसी वोट बैंक को संबोधित कर रहे थे। समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। 2025-30 के बीच बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसमें सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्रों में नौकरी, औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी भी दी जाएगी। इसके लिए श्रम विभाग के प्रस्ताव पर प्रमुख विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जो रोजगार के अवसर तलाशेगी। रविवार को नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि बीते 5 साल के टारगेट को दोगुना करके इस बार 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। नीतीश का दावा है कि पिछले 5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियों समेत 39 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। हालांकि उन 10 लाख नौकरियों का श्रेय तेजस्वी यादव अक्सर लेने की कोशिश करते नजर आते हैं,
लेकिन पीएम मोदी ने लालू राज की राजनीति की मिसाल देते हुए आरोप लगाया कि तब तो गरीबों से रोजगार के बदले जमीनें लिखवा ली जाती थी। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। हालांकि इस बार के दौरे में पीएम मोदी ने लालू परिवार पर ज्यादा प्रहार नहीं किए, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम के बिहार दौरे को लेकर आक्रामक प्रतिक्रिया दी थी और किसी वस्तु को जमीन की ओर खींचने के पीछे नौकरी नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के बल का वैज्ञानिक कारण बताते हुए पीएम मोदी के बिहार दौरे में चुनावाकर्षण बल का जिक्र किया था। मोतिहारी के दौरे में पीएम मोदी ने पिछड़े यानी ओबीसी ईबीसी वोटर्स के लिए बीजेपी के संकल्प और राजनीति की नीति का फलसफा भी सामने रखा है। पीएम ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का पिछड़ा एनडीए के लिए प्राथमिकता है। ये सरकार का तो मिशन ही है, हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। बिहार में 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी कुल 63% की आबादी का असर है कि हर दल की चुनावी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। जबकि मौजूदा विधानसभा में 63% के वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले 33% विधायक ही हैं। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे को लेकर बिहार में विपक्ष वादा खिलाफी और जुमलों की राजनीति के तौर पर बता रहा है। आरजेडी पूछ रही है कि हर महीने औसतन 229 हत्याओं वाले बिहार में अब जंगल राज क्यों याद नहीं आ रहा। 11 वर्षों में बिहार को क्या दिया आपने? आपने तो अपराध पर बोला नहीं। आज तो आपकी जीभा सी गई थी, जंगल राज याद नहीं आया। एक मौका तो निकाल लेते अपने पार्टी के नेता जो खेमका जी में मारे गए थे। दरअसल आरजेडी पटना के अस्पताल में हुई हत्या के 2 दिन बीत जाने के बावजूद एक भी अपराधी को पकड़ पाने में नाकाम पुलिस को लेकर कानून व्यवस्था का सवाल उठा रही है। प्रशासन यहाँ पर शराब और बालू से माफिया से वसूली में लगा हुआ है। उसको फुर्सत कहाँ है ये क्राइम और लोगों की सुरक्षा देखने का? कोई मंत्री विधायक क्यों नहीं मारा जा रहा है? उसके पीछे 100 पुलिस वाला आगे पीछे घूम रहा है। सामान्य आदमी को कोई घुस के मार दे रहा है। ये सारा पुलिस प्रशासन, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर थाना पर पैसा बांधा है। बिहार में कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बने या ना बने, लेकिन टीएमसी के शासन वाले राज्य बंगाल में ये जरूर बड़ा मुद्दा है। वहाँ भी आज ही पीएम मोदी की रैली का आयोजन हुआ है। वैसे बंगाल में विपक्ष गौर फरमा रहा है कि पीएम की रैली के लिए बांटे गए निमंत्रण पत्र में बीजेपी ने अब जय श्री राम के जय घोष की जगह सबसे ऊपर 3 जय घोष लिखे हैं, जिसमें भारत माता की जय के अलावा जय मां दुर्गा और जय मां काली का जय घोष छापा गया है। लेकिन ये बंगाल की बात है, जहां एनडीए की सरकार नहीं है। वैसे भी जिस देश में कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बाणी की कहावत है, वहाँ बंगाल तो काफी कोस दूर है, लिहाजा वहाँ की सियासत भी बदल रही है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बिहार में फरवरी से लेकर अब तक लगातार 5वीं बार करीब हर महीने प्रधानमंत्री बिहार की विजिट कर रहे हैं और हर बार नई योजनाओं की घोषणा भी हो रही है। लेकिन इस बार
रोजगार पर कुछ ज्यादा ही फोकस था, जंगल राज का जरा भी जिक्र नहीं था। क्यों ऐसा नहीं था और क्यों रोजगार पर फोकस किया जा रहा है इस बार? इस सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। तुहिन सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस चर्चा में शामिल होंगे। अभय दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी कांग्रेस की भूमिका इस पर रखेंगे। जितेंद्र कुमार, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, अपनी सरकार की 20 साल की कामगिरी पर अपनी बात करेंगे। प्रोफेसर सुबोध मेहता, आरजेडी के प्रवक्ता, भूमिका रखेंगे आरजेडी की, क्योंकि आरजेडी बार बार कह रही है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसके लिए इस तरीके की योजनाओं की घोषणा की जा रही है। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के आज के भाषण में इन 3 मुद्दों पर ज्यादा फोकस नजर आया है। पहला सवाल, क्या बिहार में अब की बार रोजगार ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर प्रचार कर रहे थे, उसका असर आरजेडी को पड़े वोटों पर नजर आया। दूसरा सवाल, क्या नीतीश कुमार बेकाबू अपराध के मुद्दे को लेकर बैकफुट पर है? क्योंकि अब तक जंगल राज की याद दिलाने वाली बीजेपी इस बार जंगल राज का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है? इसी को लेकर यह सवाल होता है कि नीतीश कुमार क्या बैकफुट पर है इस मुद्दे को लेकर। और सबसे बड़ा सवाल, 63% पिछड़ी आबादी विकास के मुद्दे पर वोट करेगी या जाति आरक्षण के मुद्दे पर? क्योंकि अब सरकार जिस तरीके से घोषणा कर चुकी है कि इस बार का सेंसस जाति सेंसस भी होगा, तो क्या जाति आरक्षण के मुद्दे पर इस बार वोट होगा बिहार में, या विकास के मुद्दे पर वोट होगा, जिस तरीके से अलग अलग परियोजनाओं की घोषणा बिहार में पिछले कुछ महीनों से की जा रही है? तो इन तमाम मुद्दों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले बिहार की ही एक और बड़ी खबर, क्योंकि यह खबर विकास और जाति जनगणना या जाति आरक्षण के मुद्दे से पूरी तरीके से विपरीत खबर है। तेज प्रताप यादव नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने घर से और उसके साथ साथ पार्टी से भी निकाल दिया था। उनके बर्ताव को लेकर लालू यादव नाराज थे और उसके बाद पार्टी से उनको निष्कासित किया गया और उसके साथ साथ घर से भी उनको बेघर कर दिया गया था। उसके बाद तेज प्रताप पिछले दिनों एक नए झंडे वाली कार में नजर आए थे और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है तेज प्रताप यादव नई पार्टी की घोषणा करें, और ये हलचल लगातार मानी जा रही थी कि तेज प्रताप यादव की नई पार्टी लॉन्च होगी और बिहार के चुनाव पर उसकी ये पार्टी क्या असर डालेगी, उस पर भी हम सवाल पूछेंगे। शुरुआत करते हैं इसी खबर के साथ में, क्योंकि एक नई घटना बिहार में होती हुई नजर आ रही है। प्रोफेसर सुबोध मेहता, तेज प्रताप यादव की नई पार्टी, बाकी मुद्दे तो आते रहेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि घोषणाओं के चक्कर में तेज प्रताप की पार्टी आपको तकलीफ में डाल दे। सुबोध मेहता, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है उनकी। जी साहिल जी, देखिए, तेज प्रताप जी पार्टी में हमारे हैं नहीं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति सक्षम होगा और हर व्यक्ति को अपना ये अधिकार भी है कि अपना पार्टी बनाए या किसी पार्टी में जाए या जो वो चाहे वो करे। इस पे तो हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि उनकी अगर जो आप बता रहे हैं कि उनकी पार्टी बनने वाली है, तो हम इंतजार करेंगे कि पार्टी उनकी बने। उसके बाद जो मुद्दा जो है, देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल है वो संविधान के मूल्यों के साथ, सम्राट अशोक के जो चक्र है, 24 तीलियां हैं, उसमें जितने वैल्यूज हैं, उसी वैल्यूज के आधार पे, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, लोहिया हो, जगदेव बाबू है, उसी मूल्यों को लेकर लालू प्रसाद यादव जी और पूरा राष्ट्रीय जनता दल का परिवार आगे बढ़ रहा है। इस मुद्दे के साथ साथ हमारा आर्थिक न्याय का मुद्दा है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो है, लगातार देखते हैं 2015 में और 2020 में। एक तरफ ये मुद्दे आप उठा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं छेद ना पड़ जाए, क्योंकि आप ही के घर से जो बाहर निकाले गए वो अपनी पार्टी बना लेंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी उसमें। आपको नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव अगर पार्टी भी बना लेंगे तब भी उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी जनमानस भारत की और बिहार की जानती है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी जिन मूल्यों के साथ अभी तक राजनीति किए हैं, वो मूल्य जो है, वो आइडियोलॉजी जो है, सामाजिक क्रांति का जो आइडियोलॉजी है, उसी धारा पे हम लोग चलते हैं। हमारा कोई साथी निकल कर कहीं चला जाए तो ये कहना कि भाई पार्टी जो है ड्रिफ्ट हो जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना है। वो एक व्यक्ति थे, वो माननीय विधायक थे, माननीय विधायक चले गए वहां पर, लेकिन जो हमारा जो सोच है
सामाजिक न्याय का और आर्थिक न्याय का, उसी सोच पे बिहार की जनमानस ने 2015 में भी, 2025 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। और 2020 में और 2025 में जो है जनमानस जो है आक्रोशित है और 2025 नवंबर का इंतजार कर रही है वोट के माध्यम से चोट पहुंचाने के लिए। चलिए, जब वोट होगा तब पता चल जाएगा और थोड़ी देर में तेज प्रताप यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। पता चलेगा कि क्या सचमुच में वो अपने ही पिता और भाई के खिलाफ दूसरी पार्टी बनाकर खड़े होते हैं या इस बार के चुनाव में नजर नहीं आएंगे। देखना पड़ेगा कि उस पर क्या होता है। तुहिन सिन्हा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक कहते हैं ना कि एक पूरा सर्कल पूरा हो चुका है। जिस मुद्दे को लेकर 2005 में आप चुनाव लड़ रहे थे, इस बार उस मुद्दे का नाम भी लेने को आप तैयार नहीं है। ना लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगल राज किस तरीके से था। अचानक जो 2020 में जिस तरीके से तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे को लेकर घूम रहे थे, उसी मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन कहां से हो गया? बाकी मुद्दे पर भी मुझे आना है कि आप प्रॉमिस तो कर रहे हैं 1 करोड़ जॉब, लेकिन वो लाएंगे कहां से, उस पर तो हम आएंगे। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से हो गया? ये सर्कल पूरा हो गया लगता है। जी नमस्ते साहिल जी, सबको नमस्ते। देखिए, आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। लगभग 7200 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं को आज उनकी घोषणा हुई है। बहुत जल्द उनको कार्यान्वित किया जाएगा, उन पर काम शुरू किया जाएगा। तो आज का फोकस जो है प्रधानमंत्री का बिहार दौरे का फोकस केवल और केवल विकास था, और विकास में स्वाभाविक है कि बड़े स्तर पर नौकरियां कायम की जाएगी। मैं बिहार की जीडीपी ग्रोथ देख रहा था पिछले 10 वर्ष की। किसी भी वर्ष अगर 2014-15 से आप देख लें तो 2014-15 में 8.15% था, 8.15, और आज 2023-24 में जो लास्ट आया है उसमें 14.47 था। कभी भी 8.15 से कम नहीं गया है, केवल एक साल में जो कोविड का साल था। तो निरंतर पिछले 10 वर्षों में हमने बिहार को इस प्रकार से बदला, इस प्रकार से परिवर्तन के पथ पर लाया कि अब बिहार कभी उस अंधकार में वापस नहीं जाएगा जहां उसको लालटेन की जरूरत पड़े। अगर अब केवल ऊर्जा की बात करें तो बिहार में जो है ग्रिड केवल 45 होते थे 2005 में, आज जो है 72 है। जहां 700 मेगावाट पूरे राज्य की कैपेसिटी होती थी, क्षमता होती थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो 8000 से ऊपर है। तो बिहार अब लालटेन के युग में वापस नहीं जाएगा। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, हम हमेशा ये कहेंगे कि लालू यादव जी का जो कार्यकाल था और उसके बाद रबड़ी देवी जी का कार्यकाल था, वो एक जंगल राज था। मैं मानता हूं कि पिछले 3 हफ्तों में कानून व्यवस्था थोड़ी खराब हुई है बिहार में, कुछ मर्डर्स हुए हैं, और सरकार, राज्य सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कदम उठाए और इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े। लेकिन इसकी तुलना अब लालू जंगल राज से बंदूक राज, वो हिंसा, क्योंकि अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए। सीधे जंगल राज में ही लोग पकड़े नहीं जाते हैं। जो खुलेआम आकर हत्या करते हैं, जिनके चेहरे सीसीटीवी में दिखाई देते हैं ना, वो तुरंत पकड़े जाते हैं। देखिए साहिल जी, और जो जंगल राज, एक अंतर है, वहां पर एडीजीपी आकर ये नहीं कहते कि दरअसल किसान के पास फिलहाल कोई काम नहीं है ना, बारिश हो रही है, इसके वजह से काम नहीं है, इसके वजह से शायद ये सारी घटनाएं बढ़ रही है। जब बारिश हो जाएगी, फसल काटने लगेंगे तो बाकी कटाई बंद हो जाएगी। इस तरीके की बातें भी नहीं होती अगर जंगल राज नहीं होता है तो। इन जी देखिए साहिल जी, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पिछले 21-22 दिनों में जो मर्डर्स हुए हैं उसको कहीं कतई डिफेंड नहीं किया जा सकता। वो चिंता का विषय है और राज्य सरकार को चाहिए कि वो सख्त से सख्त कदम तीव्र गति से, तीव्रता के साथ उठाए। लेकिन इसकी तुलना अब लालू जी के जंगल राज से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लालू जी का जो जंगल राज था वो परिवार द्वारा प्रायोजित था। अनेक प्रमाण है। अरे सुभाष यादव खुद कह चुके हैं कि सीएम हाउस में जो है किडनैपिंग के डील सेटल होते थे, ये तय होता था किसको किडनैपिंग करना है। तो ये आप इसकी तुलना जो है एक परिवार के द्वारा तो उनको सरकार से बाहर जाना पड़ा था ना। वही अगर चीजें दोबारा दिखने लगेगी तब तो दिक्कत हो जाएगी ना तुहिन जी। इसीलिए देखिए, आज प्रधानमंत्री ने आके भाषण किया। इससे पहले हर भाषण में जंगल राज की याद दिलाई जाती थी। आज जंगल राज की याद दिलाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल की घटना याद दिलाने शुरू हो जाए। आज के सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर फोटोग्राफ वो सीसीटीवी का ही ग्रैब है। आपने बिजली यूनिट फ्री कर दी है, कुछ 100 जो घोषणा की है उसका जिक्र कम है, लेकिन वो जो पिक्चर है ना कि 5 लोग बंदूक लेकर सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, वो फोटो सबसे पहले नजर आ रही है। इसीलिए शायद जिक्र नहीं किया है जंगल राज का। तुहिन जी नहीं, मैं तो मान रहा हूं।
नहीं, जिक्र हम करते रहेंगे। आज का फोकस विकास था। आज बड़े स्तर पर बिहार के लिए बड़ा दिन है, 7200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो रही थी। आज का फोकस अलग था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में हमेशा से जनता जो है वो बीजेपी और जेडीयू के सरकार को पर ही भरोसा करती है, कभी उन पर भरोसा नहीं करती। और 2023 एक ऐसा वर्ष था जब बिहार में क्राइम रेट पिछले 20 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर था। अभय दुबे, जवाब दीजिए। आरजेडी और कांग्रेस को निकाल बाहर करने की बात आज प्रधानमंत्री ने की है 2005 में। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि लालटेन विकास था, अब रोशनी दिख रही है विकास की। अभय दुबे। साहिल जी, मेरे आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को एक छोटा सा 10 सेकंड का गाना समर्पित कर दूं मैं, उसके बाद अपनी बात करूंगा। वादे पे तेरे मारा गया बिहारी ये सीधा साधा। प्रधानमंत्री जी, क्या बढ़िया आपने 2014 से जो क्रम प्रारंभ किया। अभी आपने बताया था ना, मोतिहारी जब आऊंगा दोस्तों, जब वहां की चीनी मिल में चीनी उत्पादित होगी और उसकी चाय पी लूंगा। और चाय का आज तक अता पता नहीं, चीनी का च नहीं निकला प्रधानमंत्री जी से। क्या ख्वाब दिखा दिए प्रधानमंत्री जी ने। पटना को पुणे बना दूंगा, मोतिहारी मुंबई जैसा कर दूंगा, गया को गुरुग्राम कर दूंगा। वाराणसी से एक दोस्त ने फोन किया मेरे, बोले प्रधानमंत्री जी से पूछो ये काशी को क्योटो बना रहे थे, उसका क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी, चप्पा चप्पा रक्त रंजित कर दिया आपने। आपकी पार्टी के नेता बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम उनके घर आप बैठने जाएंगे। रमाकांत यादव, विपिन झा, जहां समाचार की सुर्खियां देखो सब रक्त रंजित है। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अभी ये तुहिन जी को मैं सुन रहा था कि बड़ी आर्थिक प्रगति हो गई बिहार में। 20 साल विनाश काल के रहे। GUNDA एनडीए आता है, उसमें गुंडा राज। क्या किया है हाल बिहार का पता है? हमको तो पता भी नहीं था। ये नीतीश बाबू ने अभी जाति सर्वे कराया ना, तो पता लगा 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सारे सोर्स ऑफ इनकम से 40 रुपए रोज पर जिंदा हैं, और 4 करोड़ लोग ऐसे निकले जो 67 रुपीज पर जिंदा है। मतलब 13 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज के कम में जिंदा हैं। अभी बड़ी बड़ी बात, रोजगार, बहुत रोजगार दे दिए। ये अभी आंकड़े मेरे पास हैं। 12 लाख शासकीय नौकरियां हैं, 4,71,000 पद खाली हैं। उसमें से शिक्षा विभाग में 2,17,000, स्वास्थ्य विभाग में 65,000, गृह विभाग में 41,000। क्या हाल कर दिया बिहार। गवर्नेंस का क्या होगा आप बताइए ना। 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के स्कैम, ये बच्चों के भविष्य की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, ई-श्रम पोर्टल देखकर आना चाहिए था आपको। 2,90,00,000 रजिस्ट्रेशन है जो बिहार से चले गए मजदूरी करने बेचारे। उन्होंने शपथ पत्र दिया कि 10,000 रुपए प्रति माह से हमारी इनकम कम है, और उनके वोट कटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। ये आप देखिए, 27 बड़े पुल, कहीं नहीं हुआ पूरे विश्व में। 27 बड़े डैम बह गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। 4,000 लोगों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे बिहार में चल रहे हैं। मां गंगा तक को धोखा दे दिया प्रधानमंत्री जी। एनजीटी ने कहा कि पानी पीना तो दूर, बिहार के किसी भी क्षेत्र में गंगा का पानी नहाने लायक नहीं रह गया। फीकल कोलिफॉर्म का स्तर इतना अधिक बढ़ गया। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे लालू जी से तुलना कर लीजिए, तो अमित शाह साहब से रिपोर्ट लेकर आनी थी ना आपको। प्रधानमंत्री जी आप ही ले आते। अमित शाह साहब बता रहे हैं कि लालू जी की तुलना में आज 323% अपराध बढ़ गए। उस समय आईपीसी के क्राइम 1 लाख होते थे, आज वो हो गए 3,47,000। 65,000 हत्याएं हुई। प्रधानमंत्री जी क्या किस दुनिया में खोए बिहार की तरक्की की बात कर रहे हैं। बिहार का हाल ये कर दिया आपने, बिहार की बर्बादी का हाल, कि बिहार में अब पहले तो युवा पलायन कर रहे थे, अब उद्योगपति के परिवार कह रहे हैं कि हम उद्योग लगाएं कैसे। हमारी माएं कहती है बिहार छोड़कर चले जाइए। बिहार के चप्पे चप्पे पर अपराधियों का राज। लेकिन अभय दुबे, स्टार्टअप बिहार में खुल गया। 2005 के पहले देखिए बार बार ये बात कही जाती है। अभय दुबे एक सेकंड, नहीं एक मिनट, बात बार बार ये कही जाती है कि जो स्थिति 2005 के पहले थी उससे तो कम से कम सुधर रही है। ये बात भी तो सही है कि बिहार लगातार 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बात भी तो सही है, जो पहले नहीं था। बहुत अच्छा सवाल। ये बात भी तो सही है, तो आप पढ़िए ना, कहीं तो क्रेडिट देना पड़ेगा आपको नीतीश कुमार को, क्योंकि 2 बार तो आपने भी उनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। इनके कागज, इनकी किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े फर्जी हैं, ये दावे किताबी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़िए। वो कह रहे हैं कि बजट का 30% ये सरेंडर कर देते हैं।
खर्च ही नहीं होता। 90,000 करोड़, 3 लाख करोड़ के बजट में से अगर 90,000 करोड़ सरेंडर कर देंगे, और उसका उत्तर क्या है पता है आपको? नीतीश कुमार जी ने चुपचाप चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कांग्रेस के समय 80% केंद्र सरकार पैसा देती थी, अब वो काट कर 40 और 60% आपने कर दिया मोदी जी। मैचिंग ग्रांट ही नहीं है, पैसे कहां से खर्च करेंगे? तो ये सिर्फ कागजी बातें इनकी रह गई है। तब तो वो विपक्ष के मुख्यमंत्री थे ना, ये तो उन्होंने खुद ने लिखा। ये चिट्ठी लिखी तब वो विपक्ष के मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा अरे अभय दुबे, तब वो अरे विपक्ष के मुख्यमंत्री थे। आज वही नीतीश कुमार लोगों को कह रहे थे कि खड़े होकर नमन करिए प्रधानमंत्री को। आपने देखा कि नहीं देखा? खड़े होकर नमन करने के लिए कहा। साहिल जी, ये पिछले महीने चिट्ठी लिखी, आप कहेंगे तो चिट्ठी की कॉपी भेज दूंगा, मैं झूठ बोलने का अभ्यास नहीं। देखिए नीतीश कुमार जी खड़े होकर करें, बैठकर करें, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो वहां के फूल अपने मंत्री को जी को चढ़ा देते हैं, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत पर खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं, वो प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ के उंगलियां गिनने लगते हैं। तो मैं उनकी मनोदशा पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार को दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। बिहार त्राहिमाम कर रहा है। जल्दी से आपका जवाब चाहिए। किसान एक तरफ तो बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की जा रही है, लेकिन ये जी जल्दी से अभय दुबे खत्म करिए जी, बोलिए। देखिए साहिल जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक कह रहे हैं, खत्म कर रहे हैं वो। देखिए एक मिनट बस खत्म कर रहे हैं, 10 सेकंड अभय दुबे जल्दी से। हाँ बस बिल्कुल, इससे घृणित अपराध आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं लगा। एक तरफ मोदी सरकार ने लगाया था दिल्ली में कि किसान आतंकवादी हैं, खलिस्तानी हैं, और आज एक जेडीयू और भाजपा की स्क्रिप्ट लीक पड़ी है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कि किसानों को हत्यारा बता दिया। ये नेशनल हाईवे की 19 लिस्ट है प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ आते हैं भूमि पूजन करने, स्टॉल्ड है। क्या यही कारण है क्वीन सेना जनरल राज का जिक्र नहीं है? रिपोर्ट है, एक तरफ अलग अलग योजनाओं की घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मैं अभी बिहार के बजट के पेपर्स देख रहा था, 77% बजट का खर्च सिर्फ कर चुकी है बिहार, और उसके बाद नई योजनाओं की घोषणाएं भी होती है। सिर्फ 77% खर्चा होता है पूरे बजट का जो आवंटित किया गया है, खास करके पूरा खर्चा भी नहीं कर पाते सरकार की तरफ से। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, आज तेजस्वी यादव ने भी सवाल पूछा है और इन्होंने भी सवाल पूछा, इसलिए मैं उसको पहले उत्तर दे दूं कि ये जो चीनी मिल के बारे में कह रहे हैं, जो जिस पर काम नहीं शुरू हो पाया है, इस वक्त बिहार में 28 शुगर मिल्स हैं और इस पर इसके अतिरिक्त 15 शुगर मिल्स को स्वीकृति दी गई है 3,771 करोड़ सैंक्शन करके। तो अगले 1 साल में या 1.5 साल में आप 15 अन्य शुगर मिल पाएंगे। और जब बिहार का जो ग्रोथ रेट आप खुद कह रहे हैं कि 10% है, उसका कारण है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जो है तीव्र गति से कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें, टेक्सटाइल्स और लेदर इंडस्ट्री का। ये हंसते रहेंगे तो अनभिज्ञ लोग यही करेंगे, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। जब आपको तथ्य के साथ जवाब मिलेगा, आप क्या नहीं, आप मुझे ये बोलिए, ये डेटा फर्जी है क्या? ये डेटा फर्जी है, ये डेटा फर्जी है। जीडीपी का जो ग्रोथ हो रहा है 100% बिहार में, पलायन का दर कम हो गया है, पलायन अब नहीं हो रहा है बिहार में, और उसका कारण है, और उसका कारण है ये जो ग्रोथ इंडस्ट्री जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जो ग्रोथ हुआ है उसके कारण नहीं हो रहा है। जितेंद्र कुमार हमारे साथ में है, उनसे मुझे सवाल पूछना है। देखिए, ये सारी चीजें एक तरफ गिनवाई जा रही है, रोजगार की बातें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है कि प्रधानमंत्री इस साल, खास करके इस साल से ये शुरू हुआ है, फरवरी 2024 में आते हैं, भागलपुर में 22,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा करते हैं, किसान क्रेडिट का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। उसके अगले महीने अप्रैल 24 अप्रैल को आते हैं 13,480 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मधुबनी में खोले जाते हैं, उसका उद्घाटन किया जाता है। मई 30 को मुख्यमंत्री 1 महीने के बाद आते हैं, काराकाट में 48,520 करोड़ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वहां पर भूमि पूजन किया जाता है। उसके बाद पटना आते हैं अगले महीने 29,930 करोड़ के थर्मल प्रोजेक्ट का, औरंगाबाद के प्रोजेक्ट का वहां पर उसका उद्घाटन करने की किया जाता है। 1,200 करोड़ और 1,410 करोड़ के एयरपोर्ट पर खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी भी बात की जाती है। उसके बाद सिवान में आते हैं 20 जून को 5,200 करोड़ रेल प्रोजेक्ट और 7,200 करोड़ अभी मोतिहारी में रोड, रेलवे और पीएमएवाई की योजनाएं। अगर सब कुछ ठीक है, बिहार बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है,
तो एक ही साल में, एक के बाद, मैं बजट में जो आवंटन किया गया उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मखाना बोर्ड, बाकी कोसी की योजनाएं, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ही साल में प्रधानमंत्री आते हैं और एक के बाद एक घोषणाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं, 1 लाख करोड़ के ऊपर तो योजनाएं चली गई इसमें। जितेंद्र कुमार। साहिल जी, पहली बार बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में और देश में, और बिहार का विकास की रफ्तार जो है, जो गंगा बह रही है विकास के रफ्तार की गंगा, यह विपक्ष वालों को पच नहीं रहा है। अभी बिहार में कई घोषणाएं हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी उन घोषणाओं को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। बिहार में देखेंगे कि हर सेक्टर में विकास हुआ है, और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन सभी ने समझा है इस बात को कि बिना बिहार के विकास के पूर्वोत्तर भारत के विकास की संकल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अभी बिहार में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 125 यूनिट बिजली की घोषणा किया है कि हम फ्री में देंगे। 400 जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीम थी उसके अंतर्गत 400 रुपये मिलते थे बुजुर्गों को, वो बढ़ाकर 3 गुना से भी ज़्यादा कर दिया गया है, 1100 कर दिया गया है। और हमने 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा है। तो यह लक्ष्य हम लोगों ने पहली बार नहीं रखा है। 2005 से लेकर 2020 तक भी हम लोगों ने 8 लाख प्लस रोजगार दिया है, और 2020 से 25 के बीच में 12 लाख रोजगार और 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार, दोनों को मिला देंगे तो 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित कर यहाँ के योग्य युवक युवतियों को हम लोगों ने रोजगार दिया है। बिहार सरकार ने, सबसे बड़ी बात यह है जितेंद्र कुमार, हम लोगों ने रोजगार दिया है लेकिन जमीन नहीं लिखवाई है। जितेंद्र कुमार लोगों ने, साहिल जी, जितेंद्र कुमार जी, जरा एक सेकंड, मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि कैबिनेट ने यह वादा किया है 1 करोड़ रोजगार अगले 5 साल में, अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कैबिनेट का वादा है। कैबिनेट के तरफ से 12 मेंबर्स की एक कमिटी बनाई गई है डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ में, और कहा गया है कि वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढे उस तरीके की। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, 2020 में आपके मैनिफेस्टो में कहा गया था, ठीक है, आपको याद होगा, 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था आपके मैनिफेस्टो में, ठीक है। अब आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर है बिहार के, उनका स्टेटमेंट है, कब का स्टेटमेंट है, फरवरी 2025 का स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट पे वो कहते हैं कि 9.35 लाख रोजगार सिर्फ बिहार में बन चुके हैं। अब 19 लाख रोजगार का वादा, आज वो कहते हैं कि 38 लाख रोजगार प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में नीतीश कुमार कह रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं 9.35 लाख रोजगार बनाए जा चुके हैं। आपका मैनिफेस्टो कहता है 19 लाख रोजगार हम देंगे। अब किसकी बात सुने? मैं आंकड़ों में उलझ गया हूं पूरी तरीके से। किसकी बात सुने हम? कैसे 1 करोड़ रोजगार लेके आएंगे? हम लोगों ने जो जरा उसका भी रोड मैप बता दीजिएगा जितेंद्र जी। साहिल जी, हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, और अगस्त 2024 में उस लक्ष्य को रिवाइज करके, बल्कि और अपग्रेड करके, हम लोगों ने 38 लाख रोजगार और 12.5 लाख नौकरी का लक्ष्य रखा, जिसे हम लोग सफलतापूर्वक जून 2025 तक प्राप्त कर चुके हैं। ये सरकार का रिपोर्ट है। और अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी प्लस रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। तो बिहार में तो नौकरियों की भरमार है, तो मुझे जरा बताइए, आरिफ मोहम्मद खान का ये स्टेटमेंट कहां से आया कि सिर्फ 9.35 लाख रोजगार बनाए गए? और हम लोगों ने, आरिफ मोहम्मद खान का स्टेटमेंट कहां से आया? ये रोजगार के बदले आप ही बता दीजिए, गवर्नर का स्टेटमेंट है। हम लोगों ने, साहिल जी, हम लोगों ने नौकरी और रोजगार देने के बदले जमीन नहीं लिखवाया है, जो आरजेडी के काल में हुआ करता था। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, 1 बीघा उनकी पैतृक जमीन थी, वो बढ़ के 43 बीघा हो गई। ये जमीन कहां से आई? तो हम लोगों ने सरकारी नौकरी, चाहे रोजगार हो, मेरिट के बेसिस पे हम लोगों ने दिया है। आज बिहार लालटेन युग से आगे निकल, पता है आपको तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? जितेंद्र कुमार, पता है आपको तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? सुबोध के पेट में सुबोध मेहता इसका जवाब देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब आप कुछ दिन के लिए आरजेडी के साथ सरकार में आए थे, तब तेजस्वी यादव के कहने पर यह रोजगार दिए गए थे, वरना नीतीश कुमार तो कहते थे कि ये पैसा कौन देगा, इतने अगर सरकारी नौकरियां देंगे तो पैसा कौन बांटेगा।
बजट अलाउ ही नहीं करता है। साहिल जी, नीतीश कुमार कहते थे, तेजस्वी यादव का बयान है। देखिए, आप इसको रिफ्यूट करेंगे जितेंद्र कुमार? साहिल अगर जी, गलत बयान यह है तो सुबोध मेहता प्रोपेगेंडा- से हम पूछेंगे कि तेजस्वी यादव यह- ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। नहीं साहिल जी, साहिल बड़े जी, मियां तो यह बड़े मियां, प्रोपेगेंडा छोटे मियां फैलाया से जा रहा है वादा। कि नीतीश बाबू ने ऐसा कहा है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कभी ऐसा नहीं कहा है। और अगर साहिल जी, रोजगार आप देने जवाब का देना क्रेडिट चाहता हूं। तेजस्वी जी को जाता है, अगर जाता है, जो साहिल नहीं जी, जाना साहिल चाहिए, जी। तो 2005 से लेकर 20 तक तो तेजस्वी जी के बिना हम लोग भी सरकार चलाए हैं और हम लोगों ने रोजगार दिया है। साहिल तो जी, रोजगार का आप मतलब जवाब देना नीतीश चाहते हैं। ठीक है, सरकार। सुबोध मेहता और जवाब हम लोग दीजिए। लालटेन युग से लेकर देखिए, LED चलिए, छोटा सुबोध सा मेहता साहिल जी, एक सेकंड। अब जवाब साहिल जी, दीजिए। 10 सेकंड। उसके बाद साहिल आशुतोष के जी, पास भी जाएंगे हम। साहिल जी, सुबोध मेहता जवाब दीजिए। चलिए, साहिल जी देखिए, नहीं नहीं, एक मिनट अभय दुबे जी, एक मिनट, आपका टर्न भी आएगा। सुबोध मेहता जवाब दीजिए। देखिए बस एक साहिल 10 जी, सेकंड, सिर्फ साहिल 10 जी, सेकंड में रिप्लाई अभय दो जी मुझे। एक मिनट, अभी रिफ्यूट कर रहा हूँ साहिल इनको जी, मैं। एक सेकंड, साहिल जी, एक साहिल सेकंड, जी एक देखिए, सेकंड जितेंद्र कुमार जी जेडीयू प्रवक्ता हैं, एकदम साफ आकर झूठ बोल रहे हैं, जैसा इनका पार्टी बोलता रहता है, प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं। बिहार विधानसभा में, पब्लिक नहीं, बिहार विधानसभा में उन्होंने बोला कि अपने बाप के हाथ से पैसा लाओगे क्या? ये ऑन रिकॉर्ड है और बिहार विधानसभा के रिकॉर्ड में है, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए, ये कह रहे हैं कि लालू जी का जो राज था, उस राज में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 2005 में हम लोगों ने 26,000 करोड़ का बजट था बिहार का, और भारत का बजट लगभग 4.5 लाख करोड़ का था। आज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है और भारत का बजट 50 लाख करोड़ है। तो इसी से डेवलपमेंट का पैरामीटर आप लगाइए, 10% का, ये जो तुहिन सिन्हा ग्रोथ की बात कर रहे थे। अब आइए प्रोजेक्ट पे प्रधानमंत्री आते हैं और लगातार जो है, गांधी का जो धरती है, गांधी की कर्म भूमि है मोतिहारी, सत्य ही भगवान है, वहां जाके झूठ के फव्वारे ये करते हैं। आपको पता होगा कि बजट में जो 11 लाख करोड़ का जो सेंट्रल प्रोजेक्ट का बजट होता है 50 लाख करोड़ के बजट में, उसमें से आंध्र प्रदेश को इन्होंने 1,85,000 करोड़ दिया, 1,85,000 करोड़ दिया ग्रीन एनर्जी के लिए। गुजरात को इन्होंने 85,000 करोड़ दिया सेमीकंडक्टर के लिए। पालघाट पोर्ट के लिए इन्होंने जो है 75,000 करोड़ महाराष्ट्र को दिया। और पूरे 10 सालों में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, पूरे 10 सालों में मात्र बिहार को जो है इन्होंने 80,000 करोड़ दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, प्रोजेक्ट वाइज, एजेंसी वाइज। साहिल जी, ये सब झूठ के पुलिंदे ये लोग बोलते हैं। और जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया एग्रीकल्चर को लेकर, मैं उससे बोलना चाहता हूँ। बिहार में मंडी खत्म कर दिया। बिहार में किसान, भारत में सबसे गरीब किसान अगर कहीं है तो बिहार में है। प्रोसेसिंग की ये बात कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज प्रधानमंत्री 5वीं बार बिहार में आए और एक बार भी जंगल राज का उल्लेख नहीं किया। आपको थोड़ा अटपटा नहीं लगा? क्योंकि इसके पहले के जब भी उनके भाषण निकालिए, लालू यादव का जंगल राज उन्होंने याद नहीं दिलाया होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। पहली बार है कि जंगल राज का उल्लेख भी नहीं है। साहिल, अगर वो जंगल राज का उल्लेख करते तो जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तस्वीरें सब जगह दिखाई पड़ती, लोगों को यकीन नहीं होता। मैं तो देखकर हतप्रभ था और समझ में नहीं आ रहा था कि ये, पहले तो मुझे लगा किसी फिल्म की तस्वीर है ये। ऐसा तो मैं फिल्मों में देखा हूं। मतलब एक पटना का एक बड़ा हॉस्पिटल, पुलिस हेडक्वार्टर के पास का हॉस्पिटल, वहां 5 लड़के रिवॉल्वर लेके जाते हैं और उसके बाद वो गोली मार देते हैं और आराम से निकल जाते हैं। मतलब अगर ये जंगल राज नहीं तो फिर क्या जंगल राज है? मुझे तो जब आदमी पटना के पॉश हॉस्पिटल में वार्ड में सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होगा? इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। और ये बड़ी अच्छी बात है, कम से कम रोजगार के ऊपर चर्चा हो रही, पटना और बिहार के विकास के बारे में चर्चा हो रही, बड़ी बड़ी बातें की जा रही। मैं थोड़ा 2-4, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2-4 आंकड़े दे देता हूं आपको। देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार 33.7% है, यानी बिहार के अंदर हर तीसरा आदमी गरीबी की रेखा के नीचे है। जबकि अखिल भारतीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो डेटा है वो 11.28% है। डिपेंडेंसी रेशियो 67.1%, अखिल भारतीय डेटा 49.6% है। पर कैपिटा इनकम में बिहार की हालत यह कि हिंदुस्तान में लोवेस्ट है और 38 जिलों में से 32 जिले जो हैं वहां बिहार का जो पर कैपिटा का इनकम का एवरेज है वो उससे भी कम है। आप शिवहर चले जाइए, आप देख के हैरान रह जाएंगे। लेकिन आशुतोष, वो कब ज्यादा था? नहीं, ये स्थिति कब अलग थी? 2005 के पहले भी यही स्थिति थी। बिल्कुल आपकी बात सही कह रहे हैं। ठीक थी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं
तो प्रश्न यह कि फिर नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल के अंदर किया क्या? एक और डेटा दूंगा और आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। बिहार के अंदर 2011-12 में फैक्ट्रीज की संख्या थी 3231 फैक्ट्रीज। पिछले 10 सालों में यह संख्या बढ़ के हुई 3429, यानी सिर्फ 198 नई फैक्ट्री बनी। और आंकड़ा जो भारत का जो आंकड़ा है उसमें बिहार की फैक्ट्री की संख्या 1.5% थी, जो अब घट के 1.4% हो गई। आप देखिए बिहार का एक्सपोर्ट में जो कंट्रीब्यूशन है अखिल 1.4%। और बहुत सारे डेटा मेरे पास है। अरे भाई 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, क्या कर रहे हैं आप? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में भी कम से कम उत्तर प्रदेश को पिछाड़ देते। आप जो फैक्ट्रीज की संख्या जो 3231 को बढ़ा के 10,000 कर देते। भाई 3231 थी, 10 साल में नीतीश कुमार पूरी तरीके से प्रधानमंत्री पर डिपेंडेंट है, क्योंकि इस बार उन्होंने सबसे उनको नमन भी कराया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। और 1 करोड़ जॉब चाहिए तो उसके साथ यह भी देखा जाएगा कि जिस बिहार का कंट्रीब्यूशन और आपको याद होगा जीवीए में महज 0.62% है, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कहां से क्रिएट करेगा अगले 5 साल में? जो 20 साल में नहीं हो पाया वो अगले 5 साल में आप कहां से कर दिखाएंगे? आशुतोष ने जो बातें रखी है उसको भी रिफ्यूट करें। साहिल जी मेरा भी एक देखिए आशुतोष जी एक प्रकार के डेटा रखते हैं। हाँ आएंगे, आपके पास भी आएंगे दुबे जी। एक देखिए आशुतोष, देखिए मेरे मित्र आशुतोष जी हमेशा निराशावादी डेटा रखते हैं। मैं कुछ और बातों पर आपका प्रकाश डालना चाहता हूं। ये फैक्ट्री की बात कर रहे थे, केवल मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में 2025 में बिहार ने 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया है टू एक्सपोर्ट 150 हाई पावर लोकोमोटिव्स टू गिनिया। तो छोटे छोटे देश जब प्रधानमंत्री जाते हैं ना और आप सवाल पूछते रहते हैं क्यों गए, तो बड़े पैमाने पर बिजनेस वहां से आते हैं। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब, बिहार में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। मात्र 1.37% है। तुहिन जी आपको भी मालूम है, आप आंकड़ों के माहिर है, आपने किताब लिखी है, आपको भी पता है कि इस आंकड़े का क्या मतलब है। देखिए निश्चित रूप से अगर वो कम दिख रहा है अभी, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन जो ग्रोथ रेट, मैं सब चीज का एक मैक्रो लेवल पर ना ग्रोथ रेट बहुत सारी चीजों का एक पारदर्शिता के साथ आपको पिक्चर दे देता है। अगर स्थिति इतनी निराशावादी होती तो मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि 10% निरंतर लगभग पिछले 10 वर्षों में ग्रोथ रेट नहीं होता। ये कहां से आ रहा है? नए नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर पार्क आ रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। साहिल बहुत अच्छी बात, नेगेटिव बहुत थिंकिंग करते हैं। साहिल बहुत अच्छी बात तुहिन ने कही है, करते हैं आशुतोष जी। बहुत अच्छी बात तुहिन ने कही है। पत्रकार होकर नेगेटिव थिंकिंग ठीक नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव भी देखना चाहिए सरकार। साहिल सुनिए, पिछले 6 साल में बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट आया एफडीआई? 1,658 करोड़ 6 साल में, 1,658 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना है? 7.3 करोड़, अब 7.3%। और अब सुना देता हूं मैं आपको, पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी जो अखिल भारतीय स्तर पर 1221 किलोवाट पर घंटा है, बिहार के अंदर 373.4, 1/3। और ये हमको कहते हैं नेगेटिव देख रहे हैं। ये मतलब 20 साल के अंदर बिहार के सुशासन बाबू का यह हाल है। मतलब आप बार बार जंगल राज की बात करते हैं, छोड़िए ना जंगल राज की बात। मैं पूछता हूं 20 साल में तो चाइना कहां से कहां पहुंच गया? जिस सिरे से हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया? बिहार आज भी वही स्थिति में है। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक डेटा हो ही नहीं सकता। बिहार उस स्थिति में नहीं है ना। बिहार अरे साहिल जी न्याय मत कीजिए। देखिए पिछले 2 साल, बीच के 2 साल जो है, बीच के 2 साल नीतीश जी जो है आरजेडी के साथ गए थे, और जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन फिर से पिछले 2 वर्षों में हंसा जा सकता है सिर्फ, मतलब इस पे तो सिर्फ हंसी आ रही है और इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। मतलब तुहिन इस पे तो सिर्फ हंसा जा सकता है। अरे कल तक आप लोग रो रहे थे एसआईआर को लेके, आज हंस लीजिए। कल फिर से रोना शुरू कर देंगे एसआईआर को लेके। और ये डेटा उस वक्त का है जब लाखों लोग बिहार छोड़ के दोबारा नौकरी के लिए बाहर जाते एसआईआर को लेके। ये बिहार के लोग बाहर जाते हैं और उनको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है। पलायन की दर भी कम हुई है, पलायन की दर भी कम हुई है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए थे उस वक्त, एक बार डिप आ गया, उसके बाद आपके साथ जाने के बाद सब ठीक हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब मदद करना शुरू कर दिया है। दुबे जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, ऐसा क्या फर्क पड़ेगा अगर आपकी और आरजेडी की सरकार आएगी? क्योंकि आपकी सरकार को भी बिहार 2005 के पहले देख चुका है, और जो स्थिति आज
हम बात कर रहे हैं आंकड़े कम ज्यादा तौर पर वैसे ही आंकड़े थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं था उन आंकड़ों में। अपराध के आंकड़े, इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े, रोजगार के आंकड़े सब वैसे ही थे। तो ऐसा क्या फर्क आप लाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नहीं अभी हम बदल गए? ऐसा कोई फर्क लाना चाहते हैं आप? कैसे बदलेंगे आप? लोग तो वही है। बहुत अच्छा सवाल पूछा और साधुवाद देता हूं इसके लिए मैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में मुख्य मुद्दा रोजगार क्यों बनाया जानते हैं आप? क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस, एक रोजगार मेला बिहार में लगा रहा है, पटना में पहली बार, और 5 से 8 हजार रजिस्ट्रेशन हमारे हुए हैं। बहुत सारी कंपनियां, हम तो सत्ता में भी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। कल हम लाइन लगाकर रोजगार के वो अवसर सृजित करने वाले, इसलिए प्रधानमंत्री जी को रोजगार याद आया। प्रधानमंत्री जी भूल गए आप 2024 का बिहार के लोगों को बाहर रोजगार मिल रहा है। समस्या यहां पर बिहार के अंदर रोजगार की है अभय दुबे जी। आप बिहार के अंदर रोजगार कहां से लाएंगे वो बताइए। अरे बिहार के अंदर ही रोजगार, बिहार के नौजवानों को अंदर रोजगार। और सुन लीजिए एक और बात, मैं आपको एक चौंकाने वाला तथ्य देता हूं। 2024 में मोदी जी की घोषणा सुनिए, 1 करोड़ रोजगार दूंगा साथियों मैं। 5,000 रुपए प्रति माह हम प्राइवेट कंपनी 500 मैंने सिलेक्ट किए। क्या हश्र किया उसका हश्र ये हुआ कि अभी जवाब दिया 8 दिन पहले पार्लियामेंट में कि सिर्फ 28,000 नौकरियां 1-1.5 साल में दिए। 2,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, 48 करोड़ खर्च हुए। ये डिलीवरेबल्स हैं असली में इनके। ये सिर्फ बात करते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और अगले झूठ की तैयारी रखते हैं। बस रोज झूठ परोसना इनका काम है। लेकिन इसके बावजूद आशुतोष, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, उसके बाद तुहिन सिन्हा के पास में चलूंगा। आखिरी बात, जो सवाल मैंने अभय दुबे से पूछा, आखिरी बात, ऐसा क्या डिस्टिंग्विश दिखाई देगा, फर्क दिखाई देगा आरजेडी और कांग्रेस में आज की स्थिति में? क्योंकि आंकड़े तो वही है। साहिल जी चलिए अभय दुबे जी जल्दी खत्म करिए, 10 सेकंड, उसके बाद आशुतोष के पास जाना है। आखिर में मुझे तुहिन सिन्हा के पास भी जाना है जल्दी। पूरे बिहार को आश्वस्त करते हैं कि सरकार बनते ही माफिया मुक्ति अभियान पहले 4 महीने में पूरे माफिया साफ कर देंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं बिहार के लोगों को। क्या आशुतोष इन पर भरोसा किया जा सकता है? जब इनकी सरकार थी, ये बाहर से समर्थन दे रहे थे लालू यादव की पार्टी को, तब भी यही आंकड़े थे, आंकड़े कुछ बदले नहीं थे। बिल्कुल। क्या इन पर भरोसा करेंगे लोग आज की स्थिति में? देखिए, भरोसा क्या नया ऑफर करेंगे, यही सवाल पूछा जा रहा है। भरोसा करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिहार को की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक स्थिति है। इसलिए कोई नया वायदा किया जाएगा तो उस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। एक बात मैं बताऊं आपको, बिहार के अंदर जो पुलिस फोर्स में जो भर्ती है 50% कम है। आप सोचिए, आप 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं और खुद बिहार के अंदर जो वैकेंसी है पुलिस फोर्स में, अगर उसी को भर दें तो 30-40 हजार लोगों को नौकरी मिल जाएगी वहां पे। आप वो नहीं कर रहे हैं। जो आशुतोष कह रहे हैं, बिहार की जनता किस पर भरोसा करे? माफ करिए, मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन सवाल यही आकर उठता है। सबको बिहार की जनता देख चुकी है, लालू यादव कांग्रेस का शासन देख चुकी है, अब नीतीश कुमार का शासन पिछले 20 साल से देख रही है, भले वो बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के अलावा आरजेडी या कांग्रेस के साथ हो। लेकिन इसके बावजूद बिहार की स्थिति, बिहार के आंकड़े बदलने का नाम नहीं ले रहे। ग्रोथ रेट दिखाई देता है, लेकिन वो ग्रोथ रेट जमीन पर नहीं दिखाई देता। यह भी सच्चाई बिहार में आज की तारीख में दिखाई दे रही है। क्या ये चुनाव बिहार की सूरत बदलेंगे? इसी मुद्दे को लेकर दरअसल जनता लोगों से और खास करके नेताओं से सवाल पूछना चाहती है, और इसका जवाब कब मिलेगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी।